बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक आपको अजीब चीज़ बताता हूँ और ये रियलिटी है। हुकूमत इस वक्त कुछ मीटिंग्स कर रही है और ख़बरें चला रही है कि जनाब हम 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अटक में कोई मीटिंग हो गई पुलिस वालों की, इस्लामाबाद में कुछ तैयारियाँ शुरू हो गई, तो हुकूमत ने ये ख़बरें जानबूझकर फैलाना शुरू की। हुकूमत ये चाहती है कि जैसे माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ आती थी, वैसे ही अब दोबारा भी वो डी चौक की तरफ आए, क्योंकि जब वो डी चौक की तरफ आएंगे तो हुकूमत के लिए काम बड़ा आसान हो जाता है कि पूरे पाकिस्तान से फ्लो बढ़ता है डी चौक की तरफ। ये आगे रुकावटें खड़ी करते हैं, लोगों को आहिस्ता 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 कमज़ोर करते करते डी चौक तक बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि ये इनका तजर्बा हो गया ना। जैसे इमरान खान का डी चौक पहुंचने का तजर्बा हो गया या पीटीआई का कि वो पहुंच ज़रूर जाते हैं, इसी तरह इनका भी तजर्बा हो गया कि डी चौक आते आते लोगों को इतना कमज़ोर कर दो कि फिर वो डी चौक के अंदर मुजामत ना कर सके, और अगर ज़्यादा ताकत में आ जाएं या ज़्यादा तादाद में आ जाएं तो फिर उनके ऊपर गोली चलाने का एक ऑप्शन भी होता है, जो ये पहले चला चुके हैं। अब ये क्यों कर रही है हुकूमत? उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब के नौजवानों ने एक नारा लगा दिया है ना कि हर चौक डी चौक, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा कर चुका है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सारा इकट्ठा हो, 8 फरवरी को दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आए, हमारी तरफ बढ़े, हम हर तरफ कंटेनर लगा देंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे, मार कुटाई करेंगे, एक मरतबा फिर लोगों को मायूस करके भेज देंगे, 1 साल के लिए मामला दोबारा दब जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की सोच ये है। ये जो हर चौक डी चौक वाला फार्मूला है ना, इससे उन्हें घबराहट हो रही है। प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको बताता हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी नारा लग जाता है ना, तो जल्दी हो या देर से हो, वो काम होता जरूर है। जब लोगों ने नारा लगाया ना पहली दफा, गो नवाज गो, तो फिर नवाज को जाना था, जल्दी हो या देर से हो। इस मुल्क में गो मुशर्रफ गो का नारा तब लगा जब परवेज मुशर्रफ बहुत ताकतवर था, फिर परवेज मुशर्रफ को भी जाना पड़ा। अदलिया की बहाली का नारा लग गया, टाइम बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन अदलिया बहाल हो गई थी। यहां जब एक सियासी नारा लग जाता है और वो अवाम के दिल की आवाज एक दफा बन जाए, तो फिर जल्दी हो या देर से हो, वो काम जरूर होता है। तो ये जो हर चौक डी चौक वाला एक फॉर्मूला है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, हर चौक डी चौक ना बन सके, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ये फार्मूला काम कर जाए। आज ना करे, अगली हुकूमत में काम कर जाए, लेकिन जब भी काम करेगा ये एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फार्मूले के तौर पे काम करेगा, और ये एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बनाई हुई किसी भी हुकूमत के सर पे एक तलवार बन के लटकता रहेगा कि हर चौक डी चौक। अब ये होना जरूर है, ये आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन ये तमाशा इस कौम ने देखना भी है और यहां लगाना भी है, और ये हम भी होता हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, तो ये तलवार बन के उनके सर के ऊपर लटक रहा है। अब इससे बचने के लिए डाइवर्जन लगा रहे हैं जी, इस्लामाबाद आने की तैयारियां, हम मार्च को रोकने की तैयारियां। कोई मार्च लेकर नहीं आ रहा। अब पूरे पाकिस्तान को बंद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम है। 8 फरवरी को इस सिलसिले में पहला बड़ा इम्तिहान है। इसके 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा, तो रमजान से 10 दिन पहले पाकिस्तानियों का एक सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान है। अगर 8 फरवरी को ये पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखा देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर रमजानुल मुबारक के बाद एक नया फेज आएगा, और फिर ये पूरे पाकिस्तान को बंद करने का फॉर्मूला जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, और वहां हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी बजट से पहले। लिहाजा इसीलिए ये बार बार कह रहे हैं, और ये इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं जो मैंने आपको बताया। आर्मी चीफ की नादरीन तस्वीर आ रही है, वो शरीफ खानदान की निजी जो तकरीब है शादी की, उसमें शिरकत के लिए गए। अच्छा, आर्मी चीफ ना, ये कंट्रोवर्सी होती है कि एक सियासी खानदान के साथ या मखसूस सियासी टोले के साथ आर्मी चीफ ने अपने आप को अलाइन कर दिया है। यानी सरकारी मुलाजिम जो है वो लगातार, या एक सरकारी ऑफिसर जो है वो लगातार एक जानिबदारी साबित कर रहा है जो नामुनासिब है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी ना, ये इक्तदार में, मैं इनके साथ हूं, ये खानदान है, ये मेरे हैं। और वो भी यही कर रहे हैं कि वो अपने हर बैनर में, पोस्टर में, हर तकरीर में, हर जगह पे आर्मी चीफ को ठोकर लगा रहे हैं। इससे जो है ना वो इदारे की जानिबदारी बनती है। देखिए ना, एक तरफ एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक कोर कमांडर को कहते हैं कि हमारे सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ आपने बहुत सारे ऑपरेशन किए, वो 22 बड़े ऑपरेशन और हजारों छोटे ऑपरेशन किए, आप हमेशा नाकाम हुए। हमें अब आकर ये आप बताएं कि दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हुई। हम आपको बताते हैं हमारे पास क्या फार्मूला, आइए बैठ के बात करते हैं, आप हमें ब्रीफिंग दें। अब ये कानूनी और आईनी नुक्ता नजर से उनका हक है, वो कोर कमांडर वहां नहीं जा रहा जहां सरकारी ड्यूटी है, जहां पे काम है, जहां आईन का हुक्म है कि आपको जाना है, वहां नहीं जा रहा है।
वो बुला रहे हैं कि आओ आकर हमें बताओ भाई, हम मुतासरीन में से हैं, आओ बैठो। कोर कमांडर वहां नहीं जा रहे, लेकिन आर्मी चीफ जो कोर कमांडर के भी सीनियर ऑफिसर हैं, वो कहां जा रहे हैं? एक दूसरे सूबे की वजीर आला के बेटे की शादी में। अब यह है नहीं दोहरा में यार कि एक सरकारी मुलाजिम जिसको अवामी मुंतखब नुमाइंदे बुला रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में आकर ब्रीफिंग दो, वो नहीं जा रहा, और उसका सीनियर सरकारी मुलाजिम वो दूसरे सूबे की वजीर आला उसके बेटे की शादी के अंदर जा रहा है, मेहमानों को रिसीव कर रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर नफरत को जन्म देती हैं। देखिए, इदारा तो पाकिस्तानियों का है ना। अब फौज को तनख्वाह का भी अकेला शरीफ खानदान तो नहीं देता, या फौज को जो सैलरी मिलती है वो पूरी कौम देती है। एक एक बच्चा, एक एक शख्स, देखे कौम कितना अपना खून पसीना बहाती है, अपना पेट काट काट के पैसे देती है, उसके बाद उन्हें अपनी हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक इदारे को देते हैं। बेशुमार वसाइल, बेशुमार पैसा गरीब कौम होने के बावजूद वो देते हैं एक इदारे को अपनी सिक्योरिटी के लिए, और वो इदारा जो है वो अगर जानबदारी का मुजाहरा करे उसके सरबराह, तो फिर मनफी तासुर बनता है, मुस्बत नहीं बनता। अच्छा, एक और चीज मैं देख रहा हूं, और ये दानिश्वर जानबूझ के कर रहे हैं ये हरकतें। खासतौर पे अफसार आलम ने यह हरकत की है, बड़ी नामुनासिब। शफीउल्लाह जान बात कर रहे थे, ऑपरेशन पे बात हो रही थी, हमारी मर्जी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। अब बहुत सारे लोग ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं जी नहीं, ऑपरेशन तो जनाब सुहेल आफरीदी की मर्जी से हो रहा है, ये साबित करना चाह रहे हैं। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं जनाब हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, हम इन्हें कह रहे हैं कि जरगे की बात मानो, हम इन्हें कह रहे हैं कि बैठो हमारे साथ बात करो। ये कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बंदूक के बलबूते पे जबरदस्ती ऑपरेशन किया जा रहा है। हम कलम वाले और दलील वाले लोग हैं, तो हम तो अब बंदूक उठा के सामना नहीं कर सकते, तो ये जबरदस्ती ऑपरेशन किया जा रहा है। तो बड़ी एक भोंडी और गलीज किस्म का क्वेश्चन जो है वो अफसार आलम ने किया, तो फिर आप पैकेज क्यों दे रहे हैं? अंदाजा करें आप। यानी सवाल ये है, और मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। मैं तलत हुसैन से एक्सपेक्ट कर रहा था इस किस्म का सवाल, लेकिन ये सवाल मैंने अफसार आलम के मुंह से सुना। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तलत हुसैन इस लेवल तक जाएंगे, लेकिन चले सवाल आप देखें ना। वो ये कहते हैं कि अगर ऑपरेशन आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, तो ऑपरेशन से जो मुतासरीन हैं आप उनकी मदद के लिए पैकेज क्यों दे रहे हैं, आप उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? यानी आप मजलूम के साथ अगर खड़े हो रहे हैं तो आप जुल्म में शरीक हैं। ये अजीबोगरीब बात नहीं है। यानी जिसको मार पड़ी हुई है, जो दरबदर हुआ हुआ है, जो सड़कों के ऊपर रुल गया सर्दी में, जिसको घंटों और पूरे पूरे दिनों जिसको इंतजार करना पड़ा, जिनकी गाड़ियों की कतारें खत्म नहीं हो रही, जिनके बच्चे बुजुर्ग सारे सर्दी के अंदर रुल गए हैं, उनकी मदद करने जाओ तो वो कहते हैं जी आप ऑपरेशन में मददगार हैं। कैसी मुनाफकत है और कैसी दो नंबरी है। इनकी सहाफत भी ऐसी है और इनकी दानिश्वरी भी ऐसी ही है। नाज़रीन, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक एलामिया आ गया। वो एलामिया मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है खबर। और इसमें कराची के अंदर ये सारे लोग बैठे और बैठ के कराची प्रेस क्लब का बहुत शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इन्हें मौका दिया। और जो इनके मुतालबात सामने आए उनमें नंबर 1 मुतालबा है शफाफ इंतखाबात। उन्होंने कहा जी अगर आईनी और जमहूरी बहाली आप चाहते हैं तो पाकिस्तान में साफ और शफाफ आज़ादाना इंतखाबात करवाने होंगे, इसी से मुमकिन है। ये पहला मुतालबा है कि फौरी तौर पर एक गैर जानिबदार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए। नए और बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाए। और 8 फरवरी के तो उन्होंने कहा कि साथ ही आपको पता है कि वो तो धांधली ज़दा थे, उनकी तहकीकात करवाई जाए। जिम्मेदार अनासर का तायुन करके उन्हें आइन के आर्टिकल 6 के तहत सजा दी जाए। नंबर 2, सिंध हुकूमत की नाकामी। उन्होंने कहा जी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। ये जो गुल प्लाजा वाला वाकया है इसकी उन्होंने मिसाल दी। और गुल प्लाजा वाला वाकया नाज़रीन बड़ा ही दिलखराश वाकया है, बहुत तकलीफ दे वाकया है। वहाँ पे कुछ ऑडियोज बाहर आई हैं जहाँ पे जो लोग जल रहे हैं उस प्लाजे में, वो अपनी आखिरी ऑडियोज भेज रहे हैं कि अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। और लोग चिल्ला रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, उन्होंने कहा दरवाजे के बाहर आग है, वो और ज़्यादा फैल जाएगी, अंदर आ जाएगी। और हर तरफ से घुटन हो रही है। बड़ी तकलीफ़ में उन लोगों ने अपनी जान दी है। और उनके प्यारे जो है वो उनकी ऑडियोज शेयर कर रहे हैं। 23 घंटे गुजरने के बाद जो कराची का मेयर है वो वहाँ पे पहुँचा है। फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुँची। पूरा प्लाजा जो है वो राख का ढेर बन गया और आग बुझाने वाला कोई नहीं था। 65 के करीब लोग लापता हैं, ये मेयर ने कंफर्म किया। और अब तक की जो इतला के मुताबिक 6 अफराद इस सारे सानहे के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। तो कोई निज़ाम ही नहीं है कराची के अंदर। ये प्लाजे बन रहे हैं, ऊपर नीचे बन रहे हैं, वहाँ पे फायर सेफ्टी का कोई तरीकाकार ही नहीं। पूरी दुनिया में प्लाजे बनते हैं, पूरी दुनिया में आग लगने के वाक़यात होते हैं, लेकिन आगे बुझती भी बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी। कराची इतना बड़ा शहर है, वहाँ के शहरी
टैक्स दे देकर थक गए, लेकिन आज तक फायर ब्रिगेड का लोगों की जान बचाने का कोई निज़ाम ही नहीं दे पाए। पिछली सदी में जो ममालिक थे उन्होंने ये काम कर लिया था, और हम एक सदी के बाद भी ऐसा लगता है कि 2 सदियां पीछे जी रहे हैं। तो जो एलामिया उसकी तरफ वापस आते हैं। इन्होंने कहा जी अंदरून सिंध में डाकू राज है, कराची में ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, बच्चे खुले गटरों के अंदर गिर रहे हैं। कल एक और वाकया भी हो गया बड़ा अफसोसनाक, पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। ये सिंध हुकूमत की बदतरीन नाकामी का मुंह बोलता हुआ सबूत है। अदलिया पर हमले के हवाले से उनका तीसरा नुकात 27वीं और 26वीं तरमीम के ऊपर उन्होंने तनकीद की, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुछ जजों के सामने किया गया हम इन सब मामलात की शदीद मजम्मत करते हैं। नंबर 4 उनका जो नुकता है वो है सियासी कैदियों की रिहाई। तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, जिनमें इमरान खान, उनकी अहलिया शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद साहब, साजिदा साहिबा, हामिद रजा साहब, हसान नियाजी, अली वजीर, अब्दुल समद और बहुत सारे और लोग हैं। फिर बलोच यकजहती कमेटी के जो असीरान हैं, जिनमें मारंग बलोच और बेबो बलोच और बहुत सारे और लोग हैं, उन सबको भी फौरी तौर पे रिहा किया जाए और उनकी मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदियां इन लोगों की वो ख़त्म की जाए। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की मुलाकातें, इनके ऊपर पाबंदियां ख़त्म की जाएँ। नंबर 5 इजहार राय की जो आज़ादी है वो बहाल की जाए, और मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं या कदगन लगाई गई है वो ख़त्म की जाए। ये जो पीका का एक काला कानून अब बना दिया गया है, इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात की जाए। सहाफ़ी मेहदी अली जान के खिलाफ मुकदमात और मीडिया वर्कर्स की बरतरफियों की शदीद मजम्मत उन्होंने साथ में की है। ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करके शफाफ ट्रायल यकीनी बनाया जाए। छठा उनका मुतालबा था मुआशी बहरान। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 44% से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। बेरोजगारी 21% तक हो गई है। सरमायाकारी तकरीबन ख़त्म हो गई। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर खड़ी है। 144-45 बड़े यूनिट्स बंद हो गए। रियासती जबर जबरी गुमशुदगियां और खौफ की फजा फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। नंबर 7 खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुतालबा करती है कि ग्रैंड जरगे के मुतफ़िक़ा मुतालबात पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए और ज़िला वज़ीरिस्तान ख़ुसूसन वाना और तीरा में फ़ौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में सूबाई हुकूमत को एतमाद में ले। अच्छा, इसके इख्तिताम पे उन्होंने कहा कि ये तमाम मुतालबात आईन पाकिस्तान इंसानी हुकूक और अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता आइन की बालादस्ती, जमहूरियत और अवामी हुकूक की बहाली है। ये है नादरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलामिया। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक खबर है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले पाकिस्तान ने अचानक खबर आई पाकिस्तान से और रोला पड़ गया कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने खसूसी दावत दे दी है कि जो गजा का अमन बोर्ड है उसका हिस्सा आप आकर बन जाए। इन्होंने बगलें बजानी शुरू कर दी। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से मुल्कों को दावत अभी तक कंफर्मेशन आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग आधी दुनिया को दावत दे दी है, सिर्फ हम नहीं है। हंगरी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, पाकिस्तान, भारत, उर्दन, यूनान, साइप्रस, कनाडा, तुर्की, मिस्र, पैराग्वे, अर्जेंटीना, अल्बानिया, ये वो ममालिक हैं जो कंफर्मेशन दे चुके हैं, और बहुत सारे दीगर ममालिक हैं वो भी एक एक करके कंफर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2 तरह की चीजें बनाई ना। एक तो उन्होंने बनाई है एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके तो चेयरमैन है डोनाल्ड ट्रंप खुद, और उनके साथ मार्को रूबियो, टॉनी ब्लेयर, ये बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म है, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर उनके दामाद हैं, अजय बंगा ये वर्ल्ड बैंक के सदर हैं, रॉबर्ट गैब्रियल इसराइली बिजनेसमैन है एक जिनका नाम है याकिर गैबे। ये लोग जो हैं ये इनकी अपनी जो पर्सनल कमेटी एक बनाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके रुकन है। अब वो जो बोर्ड बना रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे ममालिक को शामिल करना चाहते हैं। शर्त यह रख दी है कि $1 अरब आप जमा करवाएं और आकर बोर्ड के मेंबर बन जाएं। अब कई मुल्क कह रहे हैं हम दे देंगे पैसे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलते जुलते रहेंगे, ताल्लुकात बने रहेंगे उनके, तो वो तो कई ममालिक राजी है कि वो पैसा दे देंगे $1 अरब। लेकिन टॉनी ब्लेयर ने इस मुतालबे से अपने आप को अलग किया। उन्होंने कहा जी मैंने ये नहीं कहा। कुछ और लोग भी इसको हैरत की नज़र से देख रहे हैं। यानी कनाडा ने कहा जी हम तो पैसे इस तरह नहीं दे सकते $1 अरब। अब अगर पाकिस्तान को $1 अरब देना पड़ा तो क्या पाकिस्तान दे सकता है? अभी हाल ही में हमने यूएई से $1 अरब उनके वापस करने थे, तो हम रोल ओवर करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं। तो जब हम पैसे वापस नहीं दे पाए यूएई को, तो हमने उन्हें क्या दिया,
फौजी फाउंडेशन के शेयर्स दे दिए, $1 अरब के बदले में बेच दिए उनको। तो अब हम $1 अरब अमेरिका को कैसे देंगे या इस कमेटी को कैसे देंगे कि जनाब ये $1 अरब आ गया, ये आप ले लें? तो क्या हम फिर कुछ बेच देंगे या इनको भी कुछ बेच देंगे? तो सवाल ये पैदा होता है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश तो ये होगी आर्मी चीफ की कि किसी तरह पाकिस्तान भी इस बोर्ड का हिस्सा बने, और इसको जनाब ताहिर अशरफी वगैरह कह रहे हैं जी बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी सफारती महाद पे उम्मत मुस्लिमा की। और भाई ये कमेटी करने क्या जा रही है, पहले ये तो समझ लें आप, ये गजा की जो साहिली पट्टी है उसको एक बेहतरीन किस्म का बनाने जा रही है जदीद शहर, जहां पे रिजॉर्ट्स होंगे, जहां पे बड़े बड़े होटल्स होंगे, जहां दुनिया के अमीर तरीन लोग आया करेंगे एंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि वो दुनिया का एक महंगा तरीन प्लॉट है, बहुत खूबसूरत एरिया है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो गजा के मुतासरीन हैं उनको वहां से शिफ्ट करेंगे, उनका वहां पे कोई हक नहीं होगा, ये उनका प्लान है। नंबर 3, हमास को मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्ला भी यही लोग करेंगे, और इसराइली सरहदों का तहफ्फुज भी हमेशा यही लोग करेंगे। ये कोई डायरेक्टली कोई फलस्तीन रियासत बनाने नहीं जा रहे, ये बात आप तमाम लोग अपने दिमाग में बिठा लें। तो ये बिला वजह उठ के ना अपने मुंह मियां मिट्ठू, ये ताहिर अशरफी जैसे लोग उठ जाते हैं, उठ के तारीफें शुरू कर देते हैं कि जनाब ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इससे बड़ी कामयाबी हो नहीं सकती। तो ये जो भी कहते रहे, हकायक आपके सामने ही रहेंगे। नाज़रीन, एक चीज मैं आपके साथ और बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर करता हूं कि एहसन इकबाल साहब ने उड़ान पाकिस्तान को लेकर बड़ी खप डाली हुई है। अभी ये स्पेन गए तो इन्होंने कहा जी मैं मलका से मिला, तो मलका ने बड़ी तारीफें की उड़ान पाकिस्तान। पता नहीं उनको ये नाम भी आता होगा या उन्हें पता नहीं किस तरह याद दिलाया होगा, मैं तो यानी मेरी तो समझने की सलाहियत ही इतनी नहीं है कि जनाब स्पेन की मलका पाकिस्तान के अंदर एहसन इकबाल का एक प्रोग्राम है उड़ान पाकिस्तान, उसकी तारीफें कर रही है। हालांकि उड़ान पाकिस्तान की टोटल हकीकत क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। इसके अंदर ना 5 ईज हैं, ई फॉर एलिफेंट। इसके अंदर जो है 5 ईज हैं। पहला ई जो है वो एक्सपोर्ट्स का है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तबाह बर्बाद हो रही है। ये मैं नहीं, हुकूमत कह रही है, हुकूमत का डाटा कह रहा है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर हम नीचे जा रहे हैं। नंबर दूसरा ई है ई पाकिस्तान, यानी जो आईटी है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर चीज को जो है वो एक आईटी के साथ जोड़े, कंप्यूटर के साथ जोड़े, वो इस तरीके का ई पाकिस्तान। तो उसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है, हम तो फायरवॉल लगा रहे हैं, हम तो वीपीएन जो है वो बंद कर रहे हैं, हम तो जनाब इंटरनेट की बार बार बंदिश करते हैं, हम तो दुनिया में जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन करते हैं। तो ये भी कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने। नंबर 3, एनवायरनमेंट। पाकिस्तान में स्मोक की हालत देख लें, दरख्तों की कटाई देख लें, इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई देख लें, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जंगलात की उन्होंने हालत कर दी है, तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि एनवायरनमेंट में हमने कितना का काम किया है। चौथा ई है एनर्जी। सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है, तवानाई की जो कीमत है पेट्रोल की या बिजली की वो कहां से कहां पहुंच गई है। सारा कारोबार बंद करने वाले ताजिर वो ये कह रहे हैं कि एनर्जी की प्राइस इतनी बढ़ गई है और इतनी ज्यादा हो गई है शरीफ खानदान की घटिया पॉलिसियों की वजह से कि ना हम एलएनजी अफोर्ड कर सकते हैं ना बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अपने यूनिट बंद कर करके जा रहे हैं पैसा निकाल के। ये है जनाब चौथा एनर्जी का। नंबर 5 है जी इक्विटी एंड एम्पावरमेंट। ये खालिसतन जो टर्मिनोलॉजी है ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए होती है, ज्यादती ना हो किसी के साथ, एम्पावरमेंट दी जाए, लोग काम करें और उनके पास खुद इख्तियार आए, वो अपने आप को इन्हेंस करें, आगे बढ़े। ये तो पाकिस्तान में हो नहीं रहा, कारोबार तो लगातार नीचे जा रहा है। ये इक्विटी और एम्पावरमेंट जब होती है तो इन्वेस्टमेंट आती है। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन सी है, बेड़ीगर्क हो गया। जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी लोग निकाल निकाल कर जा रहे हैं, बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रही हैं। तो ये है एहसन इकबाल की उड़ान प्रोग्राम की टोटल औकात। बेड़े ही गलत कर दिया इन्होंने इकोनॉमी का। 5 ईद रखे थे, एक ई के अंदर भी पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया। तो उसे मलका कह रही है जनाब क्या उड़ान है आपकी। पता नहीं किसने मलका को वर्ड उड़ान याद करवा दिया और पता नहीं उड़ान को बताया क्या होगा कि ये उड़ान किस चीज को कहते हैं। तो ये हर दफा कौम को एक नया चूरन बेचते हैं, फिर बेच रहे हैं, जबकि तवज्जो सिर्फ एक काम पे है सबकी, पीटीआई को ठोको, उसको मारो। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एटम बम के अलावा हर हथियार पीटीआई पे इस्तेमाल कर दिया। जो कुछ वो कर सकते थे पीटीआई के साथ एटम बम मारने के अलावा उन्होंने करके देख लिया। वो पीटीआई को जितना क्रश करते हैं वो उतनी फ्रेश हो जाती है, जितना पीटीआई को क्रश करते हैं वो उतनी फ्रेश हो जाती है और ज्यादा तगड़े हो जाते हैं। और ये अगले इलेक्शन में आप देखना ये आपको कैसे लित्तर मारते हैं। ये पाकिस्तानी आपकी वो हालत कर देंगे कि आप इलेक्शन अपनी नस्लों को मना करके जाएंगे कि इलेक्शन में पंगा नहीं लेना, ये आप आने दें इलेक्शन। हाँ, जब तक आप बंदूक लेकर बैठे रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे और लोग नहीं निकलेंगे, तब तक आपका दाव लगा रहेगा। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी और वो दिन आएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।